अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। तो आज के इस वीडियो में 10th क्लास के स्टूडेंट्स को उर्दू प्रिपेयर करवाऊंगा। और यहाँ पर अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक उर्दू में कुछ भी नहीं पढ़ा है, मतलब बिल्कुल निल, 0/0, तो मैं यहाँ पर गारंटी दूंगा कि अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो यहाँ पर आपको 80 में से 50 मार्क्स जरूर मिलेंगे। और जिन स्टूडेंट्स ने कुछ पढ़ा है, कुछ भी यहाँ पर थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, तो वो 80 में से 80 100% लेंगे। तो इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझना और एंड तक देखना। तो यहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, सिखाऊंगा भी। जो भी चीज़ें आपकी होंगी, जैसा कि ग्रामर पोर्शन आपका 15 मार्क्स का है, और बाकी जो भी चीज़ें हैं वो सब मैं आपको इतने सिंपल तरीके से सिखाऊंगा कि आप इजीली अपने एग्जाम में कर पाओगे। देखो, कुछ भी हो जाए, आपका जो पहला सेक्शन है उर्दू में, वो यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ होगा, ऐसे आपको दिया जाएगा, जिसमें से फिर आपको एट द एंड आंसर निकालने हैं। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो यहाँ से ना कर पाए। जब मैं आपको सिखाऊंगा, आप इजली ये वाले 5 मार्क्स कर पाओगे अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जैसा कि यहाँ पर पूरा पैराग्राफ पढ़ना है, फिर आंसर देना है। अगर आप पहले यहाँ पर क्वेश्चन देखोगे, फिर भी पैराग्राफ पढ़ सकते हो। हामिद डैश डैश कहानी का किरदार है। तो हामिद किस कहानी का किरदार है, हम यहाँ पर देखेंगे। कहाँ पर हामिद की बारी आती है, यहाँ पर प्रेमचंद की एक कहानी है जिसका नाम ईदगाह है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। दूसरी तरफ हामिद जो है वो यहाँ पर इस कहानी में कहीं आज़ादाना तौर पर फैसले ले सकता है, मतलब वो इस कहानी में है। कौन सी कहानी में है, वो है यहाँ पर ईदगाह। तो पहले आप यहाँ पर लिख सकते हैं हामिद जो है ईदगाह कहानी का किरदार है, 1 मार्क्स यहाँ से। अब यहाँ पर ईदगाह कहानी डैश डैश की तहलीक है, तो ईदगाह कहानी किसकी है, किसने लिखी है, तो आप यहाँ पर सिंपली निकाल सकते हैं, ये लिखा हुआ है प्रेमचंद की कहानी है, यहाँ पर इसका मेंशन है। तो 2 मार्क्स आपके यहाँ पर हो गए। अब ऐसे ही आप तीसरे पे आओगे, हामिद अपनी दादी के लिए डैश डैश खरीदता है। तो ऐसे ही आपको, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको यही क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आपको ऐसे ही आएगा, यहीं पे आपने निकालना है। हामिद जो है वो चिमटा खरीदता है अपनी दादी के लिए, यहाँ पर भी इसका भी हो गया। तो इसमें है, इस कहानी में एक बच्चे की अपनी दादी की ताईन डैश डैश उभर कर सामने आता है। तो इस कहानी में एक बच्चे की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, और आप देख सकते हैं एक बच्चे की अपनी दादी की ताईन एहसास होना जो है वो यहाँ पर मेंशन है। तो एहसास होना इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एहसास। एंड जो लास्ट पे है, इत्फाल अदब में बच्चे की डैश डैश का उभरना ज़रूरी है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, इत्फाल अदब में बच्चे की आज़ादाना शक्ल का उभरना, आज़ादाना शक्ल जो है वो इसमें आ जाएगा। तो आज़ादाना शक्ल जैसे ही हम यहाँ पर डालेंगे, वहाँ से निकाल के, तो ये वाला भी हो गया। तो पहले 5 मार्क्स हमें यहाँ पर मिल चुके हैं। अभी तक कुछ नहीं पढ़ा था, यहाँ से सीखा, यहाँ पर 5 मार्क्स डाल दिए। ऐसे सेकंड क्वेश्चन पे आप आओगे, यहाँ पर क्या है, दर्जा झेल शेरी जुज को गौर से पढ़ो। तो यहाँ पर एक शेर आपको आएगा किसी भी गज़ल से, तो या फिर किसी भी नज़म से, उसको पढ़ना है। जैसे यहाँ पर इसका एंड हो जाएगा, फिर यहाँ पर नीचे आंसर देना है। तो इसमें क्या पूछा गया, इस नज़म में से आप यहाँ पर देखो इफलास के क्या माने हैं। इफलास देखो, मुफलसी जो है वो इफलास से आया है, थोड़ा मैच करता है। तो इफलास के माने यहाँ पर मुफलसी है। तो जो मुफलसी नज़म है वहीं से ये वाला पोर्शन दिया गया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुफलसी की शक्ल कैसी बनती है। अब कैसी शक्ल होती है, मुफलस जो है ना, उसकी शक्ल कैसे बनती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, ये वाला लिखा है, शक्ल कैदियों की बनाती है मुफलसी। कैसी बनाती है मुफलसी, कैदियों की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैदियों की। 2 यहाँ से भी हो गए। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, ये अशार किस शायर के हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पर इजीली देख सकते हैं कि किस नज़म से दिए गए हैं, वो है मुफलस। मुफलसी के बारे में बात है, मुफलसी से। तो यहाँ पर मुफलसी जो है वो किसने लिखी है, ये थोड़ा पता होना चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ा मैं आपको देता हूँ आपके लिए थोड़ा बहुत होमवर्क ये है कि आपने ये सब देखनी है, जितनी भी आपकी नज़म्स हैं या जो चीज़ भी है, वो आपने देखनी किसने कौन सी नज़म लिखी है। आप 5 मिनट वहाँ पर दो, आपको ये जब पता चल जाएगा कौन सी नज़म किसने लिखी है, तो यहाँ पर आप इसका आंसर इजीली देख पाओगे। और यहाँ पर जो इसका आंसर है वो नज़ीर अकबर आबादी आता है। तो ये जो इशारे हैं, ये जो नज़म मुफलसी है वो नज़ीर अकबर आबादी की है। तो फिर आपका नेक्स्ट आ जाएगा, मुफलस को किन किन जानवरों से तशबीह दी जाती है, मुफलिस को किन जानवरों से तशबीह दी जाती है। अब यहाँ पर जब हम आएंगे, हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, हमने सिंपली ये याद किया कि कौन सी नज़म किसने लिखी है। अब यहाँ पर देखो किससे दी गई है, यहाँ पर दी गई है गधा बेल, गधे और बेल से यहाँ पर इसको दिया कि कोई भी गधा कहे उससे ठहरा दे कोई बेल। तो यहाँ पर गधा और बेल से यहाँ पर इसको तशबीह दी है। तो हम यहाँ पर आएंगे, गधा और बेल ढूंढेंगे, यहाँ पर हमें मिल जाएगा गधा और बेल। तो हमें ये आंसर भी यहाँ पर मिल गया है। अब लास्ट में आएंगे, लास्ट इसका आंसर क्या है, मुफलस के
चेहरे की सूरत कैसी होती है। अब ढूंढेंगे मुफलिस के चेहरे की सूरत कैसी होती है, जैसी हुई ऊपर वैसे ही हम नीचे लिखेंगे। अब जब हम ढूंढेंगे इसको मुफलिस के, अब यहाँ पर देखो ये लिखा है मुंह खुशक दांत जर्द, बदन पर जमा है मैल, मुंह खुशक दांत जर्द। अब देखेंगे यहाँ पर ऐसा कोई है, मुंह खुशक दांत जर्द। अब जैसे ही हम यहाँ पर नीचे आए, यहाँ यहाँ पर, तो मुंह खुशक और दांत जर्द ये वाला है, मुंह खुशक दांत जर्द, तो ये वाला भी यहाँ पर मिल गया। तो पहले दो क्वेश्चन यहाँ पर हल बिना स्टडी के मिल गए हैं यहाँ पर 10 मार्क्स। तो ये 10 मार्क्स आपको इजीली मिल चुके हैं और इजीली मिल जाएंगे। फिर आपने क्या करना है, एक और यहाँ पर पढ़नी है पैसेज, तो वहां से आपको 5 मार्क्स और मिलेंगे। तो जब यहाँ पर पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले ही आपने क्या करना है, जब नीचे आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे किसके बारे में डिस्कस किया गया, वही हम ऊपर आंसर निकालेंगे। किस को मशीन से भी ज्यादा पेचीदा कहा गया है। अब ये वाला क्वेश्चन हमने दिमाग में डाला कि किसको भी मशीन से ज्यादा पेचीदा मतलब बताया गया है। तो यहाँ पर लिखा है इंसानी जिस्म, तो यहाँ पर इंसानी जिस्म को यहाँ पर मशीन से ज़्यादा पेचीदा बनाया गया है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इंसानी जिस्म, इसका आंसर आता है। सेकंड यहाँ पर, तो आंसर का ही यहाँ से स्टार्ट है, इंसानी जिस्म को मशीन के मुकाबले किसकी ज़रूरत कम पड़ती है। अब इंसानी जिस्म को मशीन के मुकाबले, तो इंसानी जिस्म को किस चीज़ की कम ज़रूरत पड़ती है वो हम पहले ऊपर देखेंगे, तभी हमें पता चलेगा। इससे मशीन के मुकाबले रोज़ाना देखभाल, तो रोज़ाना देखभाल की कम ज़रूरत पड़ती है। तो हम यहाँ पर आंसर दे सकते हैं रोज़ाना देखभाल की कम ज़रूरत पड़ती है। फिर मशीन के बरक्स इंसानी जिस्म अपने आप को किसके मुताबिक ढाल सकता है। तो अब यहाँ पर हम इसका आंसर निकालेंगे, है वो यहाँ पर देख सकते जो इंसानी जिस्म की तरह मुख्तलिफ हालात के मुताबिक, तो मुख्तलिफ हालात के मुताबिक अपने आप को ढाल सकता है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा मुख्तलिफ हालात आएगा। तो ये वाला जो है इसका मुख्तलिफ हालात आएगा। इंसानी जिस्म में पानी की शरह कितनी है, क्या है, तो ये आंसर यहाँ पर है 70% है, हम यहाँ पर लिखेंगे 70%। फिर लास्ट जो है यहाँ पर इंसान के जिस्म में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो वो भी यहाँ पर मेंशन, अगर आपको नहीं भी पता वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। 206 हड्डियाँ होती हैं, 206 बोन्स होते हैं। तो यहाँ पर आपके 15 मार्क्स कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसे ही अगर आप स्टडी करोगे, इसको पढ़ोगे, देखोगे, तो यहाँ पर 15 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा जिसने अभी तक कुछ भी उर्दू का नहीं पढ़ा है, तो यहाँ पर इसको देख के उसके 15 मार्क्स यहाँ पर सॉल्व हो चुके हैं। यहाँ से आपके 15 मार्क्स कंप्लीट हो चुके हैं। कोई स्टूडेंट मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर हमें तो यहाँ पर उर्दू में टेक्सचुअल क्वेश्चंस पढ़ें, कितने इंपॉर्टेंट हैं, कितने क्वेश्चंस पढ़ें। अरे आप टेक्सचुअल क्वेश्चंस क्यों पढ़ रहे हो, पूरे टेक्सचुअल क्वेश्चन पूरे टेक्स्ट पढ़ोगे। और वो बोल रहे हैं हमें, कुछ यहाँ पर लोग रिकमेंड कर रहे हैं, कोई सर रिकमेंड कर रहा है कि आप टेक्सचुअल क्वेश्चन पढ़ो। अरे टेक्सचुअल क्वेश्चन पढ़ने से आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 मार्क्स मिलेंगे, वो 10 मार्क्स आप ऐसे ही कर पाओगे, उसकी नीड नहीं है। जो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ उसके हिसाब से कवर करो। फिर आपको यहाँ पर क्या आता है, आपके 15 मार्क्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर पहुँच गए ग्रामर पर। अब ग्रामर में क्या चीज़ें आएंगी वो हम देखेंगे। देखो ग्रामर में क्या आएगा, आपको पहला है दर्जा झेल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि इनकी तज़कीर व तानीस वाज़िया हो जाए। तो यहाँ पर आपको जैसा कि दिए गए हैं कुछ चीज़ें, ये 3 चीज़ें दी गई हैं, 3 वर्ड दिए गए हैं, इसको आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। और जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करना या ताकि ये पता चल सके ये मोनस है या मुज़क्कर है, चांद मोनस है या मुज़क्कर है, ऐसे हमने इस्तेमाल करना है। तो आपके लिए बना के रखा है ग्रामर का पोर्शन, वो देखते हैं। तो यहाँ पर आप जुमले देख सकते हो, जैसा कि पहला जुमला यहाँ पर था ईद, तो ईद को ऐसे यहाँ पर जुमले में बनाना है ताकि पता चले ये मोनस है या मुज़क्कर है। हम यहाँ पर देखते हैं ईद का चांद नजर आ गया है, तो यहाँ पर क्या है, ईद का चांद नजर आ गया है। तो ये यहाँ पर मुज़क्कर मैंने लिखा, आप बोलोगे मुज़क्कर कैसे है, तो चांद नजर आ गया, तो यहाँ पर लिखा आ गया है तो मुज़क्कर हुआ। अगर हम ये लिखते ईद का चांद नजर आ गई है तो मोनस बन जाती। तो आ गई है तो बोल नहीं सकते, हम बोलते हैं ईद का चांद नजर आ गया है, तो ये बन गया मुज़क्कर। कोई भी आपको वर्ड आएगा उसको जुमले में ऐसे इस्तेमाल करना है ताकि आपको ये पता चल सके ये मोनस है या मुज़क्कर है। जैसे ईद का चांद नजर आ गया है, आ गया से मुज़क्कर बन गया। ऐसे ही अगर आप पानी देखो तो पानी मोनस है या मुज़क्कर है, तो यहाँ पर देखो यहाँ का पानी बहुत गंदा है। आपने कभी सुना कि यहाँ का पानी बहुत गंदी है, तो ये हमेशा वर्ड ऐसे बनता है, यहाँ का पानी बहुत गंदा है, तो ये मुज़क्कर बना। अगर यहाँ पर ऐसे हमें होता अब यहाँ का पानी बहुत गंदी है, तो हम बोलते मोनस है, मगर ऐसा बनता ही नहीं है। यहाँ पर बनता है यहाँ का पानी बहुत गंदा है, तो मुज़क्कर आ जाता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है शरबत। ये शरबत मैंने रखी है, या ये शरबत मीठी है, कुछ भी आप बोल सकते हो। जैसा कि मैंने रखा, ये शरबत मैंने रखी है, तो मोनस हुआ। अगर ये हम बोलते ये शरबत मैंने रखा है तो मुज़क्कर बन जाता, मगर ऐसा बनता ही नहीं है। यहाँ पर आता है ये शरबत मैंने रखी है, तो मोनस बन गया।
यहाँ से आपके 3 मार्क्स कंप्लीट हो चुके हैं सिर्फ इस तरीके से जुमलों में इस्तेमाल करने के बाद। अब नेक्स्ट यहाँ पर आता है दर्जा झेल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए ताकि वाहिद या जमा वाज़ह हो सके। तो वाहिद जमा वाज़ह करने के लिए हमने इसको यहाँ पर बताना है कि ये कौन सा वाहिद है कौन सा जमा, साथ में जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर आप देखें, इतना तो आपको भी पता होगा, तस्वीर सिंपल जो होता है वाहिद उसको हम लिखते हैं तस्वीर। एक को बोलते हैं तस्वीर, जमा को बोलते हैं तस्वीर, जमा और जमा को बोलते हैं तस्वीरें। तो इसकी 3 यहाँ पर पार्ट बनते हैं। तो तस्वीर तो जमा ही होता है। अब हम इसको देखेंगे कि क्या बनेगा। इनमें से कुछ ही तस्वीर को पसंद किया गया। अब इसका मतलब बहुत सी तस्वीरें थी, उनमें से कुछ ही तस्वीर को पसंद किया गया। अब कुछ ही मतलब कुछ, यहाँ पर कुछ जो है वो भी जमा है। कुछ में हमें 5 भी आ सकती हैं, 6 भी आ सकती हैं, एक से ज़्यादा ही आती हैं, तो उसको हम तस्वीर बोलते हैं। तो इनमें से कुछ ही तस्वीर को पसंद किया गया तो वो जमा बना। अगर यह आता इनमें से एक तस्वीर को पसंद किया, वो तस्वीर आ जाता, तस्वीर, तो वो वाहिद बनता। तो इनमें से कुछ ही तस्वीर को पसंद किया गया, वो जमा बना। ऐसे अगर नेक्स्ट हम देखें वो आता है सबब। तो ये तकलीफ में राहत का सबब बनती है। तो ऐसा आपने भी कभी जुमला देखा होगा, ये तकलीफ में राहत का सबब बनती है, सबब बनती है। अब अगर होता सबब बनते हैं, जब बनते होता तो इसका मतलब वो जमा बन जाता, क्योंकि बहुत से हैं बनते हैं। अब यहाँ पर क्या है, बनती है, तो बनती मतलब एक है, वो क्या है, वाहिद है, तो इसलिए ये बन जाएगा वाहिद। तो वाहिद का हमने बनाना है, यहाँ पर वाहिद और जमा दिखाना है, वो यहाँ पर पूरा जुमले में इस्तेमाल करके। तो इस तरीके से जुमले में इस्तेमाल किया ताकि आपको पता चल सके ये वाहिद है या जमा है। तो ये 2 मार्क्स भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो ग्रामर पोर्शन के हमारे 5 मार्क्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो 5 मार्क्स हमें अभी बन जाएंगे जब हमें यहाँ पर क्या करना है, दिए गए हरूफ की तारीफ कीजिए और मसाले भी दीजिए। आपको कोई भी 3 हरूफ दिए जाएंगे, वहां पर आपने 2 के आंसर करने हैं। तो जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट हरूफ हैं वो सभी मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। तो आपके लिए जो मैंने यहाँ पर पीडीएफ बना के रखा है, एक तो हम डिस्कस करेंगे हरूफ जार, हरूफ आतफ एंड हरूफ शरत, हरूफ निदा, हरूफ तासिफ, हरूफ तशबी, हरूफ अजाफत, हरूफ इस्तफाम, हरूफ तहसीन, हरूफ नफरीन, हरूफ अलत, हरूफ बयान, हरूफ जार। हम 13 को डिस्कस करेंगे। 13 में से फिर आपको 2 ज़रूर ही आ जाएंगे, यहाँ से 5 मार्क्स आपकी बन जाएंगे। अब पहले पूछता है हरूफ जार किन्हें कहते हैं, हरूफ जार किसको कहते हैं, हम वो डिफाइन करेंगे। तो इंग्लिश में जिनको हम प्रीपोजिशन बोलते हैं वही हमारे हरूफ जार होते हैं। अब हरूफ जार को जब हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा देखेंगे, हरूफ जार वो हरूफ होते हैं जो किसी इसम के फेल के साथ मिलाते हैं। यहाँ पर देखो, जैसा कि कागज और पेंसिल मेज पर रख दो, कागज और पेंसिल मेज पर रख दो, इसमें जो पर आया ना, पर, वो हरूफ जार है। अब इसको क्या किया इसने, यहाँ पर जो पर वर्ड यूज हुआ हम उसको बोलते हैं हरूफ जार। अब यहाँ पर हरूफ जार आपका डिफाइन भी हो गया और मसाल भी होगी। मसाल हुआ जैसे कागज और पेंसिल मेज पर रख दो, पर वाला हमारा जो है हरूफ जार है। अब हरूफ जार जो हमारे हैं, जैसा कि उर्दू में बहुत से जो फेमस हरूफ जार हैं वो आ जाते हैं, का, के, की, को, तक, पर, से, तलक, ऊपर, नीचे, ये, दरमियान, साथ, अंदर, बाहर, ये सब हमारे हरूफ जार आते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है हरूफ आतफ। हरूफ आतफ को हम कंजंक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। जैसा कि हरूफ आतफ जो है वो हर्फ होते हैं जो 2 इसमों या 2 जुमलों को आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे कलम और दवात मेज पर रख दो, हना खाना खा कर स्कूल गई। इन जुमलों में और कर जो है वो हरूफ आतफ है। अब यहाँ पर क्या हुआ, कलम और, यहाँ पर जिसको ऐड किया, जोड़ा, वो जो और है वो भी हमारा हरूफ आतफ है। तो और खाना खाना खा कर स्कूल गई, जो कर है वो भी यहाँ पर हमारे हरूफ आतफ है। तो हमारे हरूफ आतफ जैसा कि कौन कौन सा आता है, और, वा, नेज, फिर, भी वगैरह हरूफ जो हैं वो आतफ हैं। तो हरूफ आतफ इसमें ये आ जाते हैं। अब हरूफ आतफ आएगा, आप यहाँ पर इजली कर पाओगे। हरूफ शरत, हरूफ शरत किसे बोलते हैं वो आप देख लो। हरूफ शरत वो हरफ होते हैं जो शरत के मौके पर बोले जाते हैं। जब भी कोई शरत लगाते हैं ना तब बोले जाते हैं, उनको हरूफ शरत बोलते हैं। मसलन अगर वो तेज चलता तो वक्त पर पहुंच जाता। अब क्वेश्चन क्या है, अगर वो तेज चलता तो वक्त पर पहुंच जाता। इस जुमले में अगर जो वर्ड है वो हमें हरूफ शरत है। जैसा कि हम क्रिकेट में बोलते हैं कि वो प्लेयर अगर जो है इस बॉल को उस तरह खेलता तो वो आउट ना होता।
तो हम इस तरीके से जो है अगर वाला वर्ड यूज़ करते हैं तो वो हरूफ शरत हुआ। जैसा कि यहाँ पर उर्दू में जो हरूफ शरत हैं अगर, चे, अगर, जूं, जूं, जब, जब तक, तो ये चीज़ें जो हैं वो हरूफ शरत आ जाते हैं। फिर हमारा हरूफ नदा है। हरूफ नदा ऐसे हरूफ जो किसी इस्म को पुकारने के लिए इस्तेमाल हों, हरूफ नदा कहलाते हैं। जैसे अरे भाई, अब यहाँ पर हमने बोला अरे भाई, जब तक मेहनत नहीं करोगे कामयाब नहीं हो सकोगे। इस जुमले में अरे जो है वो हरूफ नदा है। हरफ नदा हम उसको बोलते हैं जो क्या हो, किसी को पुकारने के लिए हो। अरे भाई, अब यहाँ पर नीचे कुछ एग्जांपल्स हैं आपके लिए। अरे, अबे, ओ, ऐसे वर्ड जब आप यूज़ करोगे वो हमें आ जाएंगे। फिर हरूफ तासफ। हरूफ तासफ किन को बोलते हैं? हरूफ तासफ वो हरूफ होते हैं जो अफसोस और तासफ के मौके पर बोले जाते हैं। मसलन अफसोस, इंसान गफलत की शिकार हो गया है। मसलन अफसोस, इंसान गफलत की शिकार हो गया है। इस जुमले में अफसोस जो है वो हरूफ जो है तासिफ है। अब यहाँ पर जैसा हम बोलते हैं अफसोस, सदा अफसोस, हाय हाय हाय, वाय, उफ, तो ये वर्ड जो है वो हरूफ तासिफ आ जाते हैं। अगर आप देखोगे ना मैं किस टाइम आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा ये टच करता हूँ स्क्रीन पे, ये टाइम देख रहे हो 12:22, ये रात के 12:22 हुए हैं। तो इस टाइम आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं आपके लिए, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से गुजरे। तो हरूफ तशबीह ऐसे हरूफ हैं जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ की मानद मतलब करार देने के लिए इस्तेमाल होते हो। हरूफ तशबीह हम उन वर्ड्स को कहते हैं जो एक जो है दूसरी चीज़ की मानद ठहराने को कहे। जैसा कि हम तशबीह कहलाते हैं, उसके दांत चांदी की तरह हैं, यानी उसके दांत मोती की तरह हैं। तो यहाँ पर जो हम इसकी मानद ठहराते हैं ना किसी चीज़ को, तो हम उसको हरूफ तशबीह बोलते हैं। तो अगर आपको कोई भी यहाँ पर किसी की तशबीह करोगे तो उसमें आपको यही आ जाएंगे। हरूफ अज़ाफ़त वो हरूफ होते हैं जो सिर्फ इस्मों के बाहमी ताल्लुक या लगाव को ज़ाहिर करते हैं। तो आप इसको इतना ही लिख सकते हो, ज़्यादा आपको यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि बाग के फूल वगैरह, इन जुमलों में का, की, के हरूफ जो अज़ाफ़त होते हैं। जैसे कि बाग के फूल, के वाला जो वर्ड है ना वो हरूफ अज़ाफ़त बनता है। हरूफ इस्तफ़हाम। हरूफ इस्तफ़हाम उन हरूफ को कहते हैं जो कुछ पूछने या सवाल करने के मौके पर बोले जाते हैं। नोट ऑफ इंटरोगेशन, जैसा कि हामिद तुम कब बाजार जाओगे, ऐसा तुम्हारा नाम क्या है, मतलब ऐसे जब भी हम क्वेश्चंस मार्क वाले क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें ये लगता है। जैसा कि क्या, कब, जो एंड पर आता है ना, क्या, कब, कैसे, ये सब लगते हैं। हरूफ तहसीन। हरूफ तहसीन वो हरूफ होते हैं जो किसी चीज़ की तारीफ के मौके पर बोले जाते हैं। जैसे सुबहान अल्लाह, कितना प्यारा मौसम है। इस जुमले में सुबहान अल्लाह हरूफ तहसीन है। फिर आता है हरूफ नफरीन। हरूफ नफरीन ऐसे हरूफ होते हैं जो नफरत पर मलामत के लिए बोले जाते हैं। जैसे कि झूठों पर अल्लाह की हज़ार लानत, इस जुमले में हज़ार लानत हरूफ नफरीन है। फिर उर्दू के हरूफ नफरीन में लानत आता है, हज़ार लानत, फटकार पहुंची, तो ऐसे ऐसे वर्ड जो हैं वो इसमें से। हरूफ इल्लत। हरूफ इल्लत हम किसको बोलते हैं? ये हरूफ हैं जो किसी वजह या सबब को जाहिर करें, जैसा क्योंकि, इसलिए, तो ये जो भी चीज़ें हैं वो हरूफ इल्लत आ जाती हैं। हरूफ बयान। हरूफ बयान ऐसे हरूफ जो किसी वजाहत के लिए इस्तेमाल किए जाएं, हरूफ बयान कहलाते हैं। जैसे उस्ताद ने शागिर्द से कहा कि सबक पढ़ो, के सबक पढ़ो। इस जुमले में के जो वर्ड यूज हुआ है हरूफ बयान है, जिसके थ्रू बयान किया गया, के यहाँ पर लगाकर। अब यहाँ पर देखो आपको दो के आंसर करने। मैंने हरूफ तासफ भी बताया, हरूफ शरत भी बताया, आपको हरूफ नदा, ऐसे ऐसे करके मैंने आपको तो 13+ बता दिए। तो ये इसलिए मैंने इस पर फोकस किया क्योंकि ये 5 मार्क्स का है। 5 मार्क्स छोटी चीज़ नहीं होती। ये पूरे हरूफ मैंने आपको सिखा लिए, अब यहाँ पर आप इजीली कर पाओगे, इनमें से कोई भी हरूफ आपको आ जाएगा। अब हदायत के मुताबिक जवाब लिखिए। देखो यहाँ पर अब हम जैसे चूहा भाग रहा है, अब इसके लिए हमें जो ऑप्शन दिए हैं, अब इसमें से कुछ भी आंसर हो सकता है, इसलिए हमने ऑप्शंस को सीखना है कि ऑप्शन में जो जो ग्रामर है वो हम सीखेंगे क्या होता है। तो मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता हूँ कि जब भी कोई काम होता है ना, काम, काम को हम यहाँ पर फेल बोलते हैं। काम जो हमारा है उसको हम फेल बोलते हैं। काम करने वाले को फाइल बोलते हैं। जो बंदा काम करता है उसको हम फाइल बोलते हैं। जिस पर काम किया जाता है उसको मफऊल बोलते हैं। मफऊल। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दूंगा साथ में, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा वो देख लेना। देखो यहाँ पर मैं आपको बोलता हूँ चूहा, या मैं आपको एग्जांपल देता हूँ आपको। चूहे ने, यहाँ पर हम बोलेंगे चूहे ने बिल्ली को खाया। चूहे ने बिल्ली को खाया। तो अब खाया जो है वो हुआ ईटिंग, खाया। मैंने बोला चूहे ने बिल्ली को खाया। अब खाया ईटिंग हुआ, वो हुआ काम, काम को हम बोलते हैं फेल, तो खाया हुआ फेल। चूहे ने खाया, चूहा जो है खुद खाने वाला है, वो हुआ फाइल। अब खाया किसको? बिल्ली को।
इस पर काम हुआ तो बिल्ली हुई मफूल, मतलब बिल्ली पर जुल्म हुआ तो वो हुई मफूल। तो ऐसे ही यहाँ पर हमें क्या है, चूहा भाग रहा है। चूहा जो है, चूहा वो भाग रहा है, वो कुछ काम कर रहा है, तो वो हुआ फाइल। इसमें फाइल, क्योंकि चूहा काम कर रहा है, वो फाइल। काम क्या कर रहा है, भाग रहा है। अगर हम हमें पूछता भाग क्या है, तो हम भाग बोलते, भाग जो है वो फेल है। भाग क्या है, फेल है। मगर जो चूहा भाग रहा है, तो चूहा जो है वो फाइल है, क्योंकि चूहा खुद काम कर रहा है। काम करने वाले को यहाँ पर हम फाइल बोलते हैं। जिस पर काम किया जाए उसको मफूल बोलते हैं। सिफत बोलते हैं हम, सिफत उसको बोलते हैं जब तारीफ की जाए, किसी भी इंसान की तारीफ की जाए उसको सिफत बोलते हैं। फेल हुआ काम, जो काम हो रहा है। काम यहाँ पर क्या हुआ, जो हमने बोला चूहा दौड़ रहा है, तो जो जहाँ पर चूहा जो है भाग रहा है, तो भागना हुआ काम, कि वो भाग रहा है, काम कर, वो हुआ फेल। अब कर कौन रहा है, चूहा, तो वो हुआ इसमें फाइल, जो करने वाला होता है फाइल। अब जो चीज़ कर रहा है, तो वो अब यहाँ पर नहीं किया, कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, चूहे ने बिल्ली को खाया, तो बिल्ली को खाया, तो वो बिल्ली यहाँ पर मफूल बनती। तो इसलिए यहाँ पर आपको इस तरीके से समझना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आसमान जो है वो नीला है। अब आसमान की तारीफ की गई, आसमान नीला है, तो तारीफ को हम सिफत बोलते हैं। बाकी आपको वही सेम है जैसे हमने ऑलरेडी डिस्क्राइब किया था। इस जुमले में गोल क्या है, जमीन गोल है। इसने क्या बोला, जमीन गोल है। अब जमीन की तारीफ की गई कि जमीन गोल है, तो वो सिफत हुई, क्योंकि एक किस्म की तारीफ हुई। जमीन खराब है, जमीन बकवास है, तो वो इसमें आ जाता है। अब यहाँ पर देखो, माजिद ने खत लिखा। अब इसमें खत क्या है, माजिद ने खत लिखा। अब जो लिखा होता है, लिखा हुआ राइटिंग, अगर लिखा पूछता है कि लिखा क्या है, हम बोलते लिखा फेल है, क्योंकि लिखा हुआ राइटिंग, मगर लिखा नहीं पूछा। अगर पूछा होता यहाँ पर माजिद कौन है, माजिद जो है वो फाइल है, क्योंकि काम करने वाला माजिद है, माजिद को हम फाइल बोलते। अब यहाँ पर क्या पूछा है, माजिद ने खत लिखा, खत क्या है। अब जो काम हुआ वो किस पर हुआ, खत पर हुआ। माजिद ने खत लिखा, खत पर काम हुआ, खत बना मफूल। तो जो यहाँ पर इस जुमले में खत क्या है, खत हुआ मफूल। तो अगर ये लिखा होता माजिद ने अच्छा हाथ लिखा, तो अच्छा क्या है, हम बोलते अच्छा सिफत है। तो यहाँ पर आपका ग्रामर जो है इस तरीके से सीखना होता है। वो मजलूम है, इस जुमले में मजलूम क्या है, तो आपको ये पूछा कि वो मजलूम है। मजलूम हो जिस पर जुल्म किया गया। अभी मैंने बोला जिस पर काम किया गया उसको मफूल बोलते हैं। अब वो मजलूम है, उस पर जुल्म हुआ, जब जिस पर जुल्म हुआ उसको मफूल बोलते हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पर दर्जा झेल मुहावरों में से सिर्फ दो को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ पर जो भी मुहावरे दिए गए हैं हम उनको जुमलों में इस्तेमाल भी करेंगे और इनके मीनिंग भी समझेंगे कि ये क्या होते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर मुहावरा है, आलू सीधा करना। आलू सीधा करना, आलू सीधा करना होता है किसी को धोखा देकर अपना मतलब निकालना। तो अब यहाँ पर हम इसको जुमले में इस्तेमाल, मीनिंग लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए हम बता रहा हूँ। इनमें हर कोई अपना आलू सीधा करने में मगन है। तो इस तरीके से आपने कुछ भी वर्ड बनाना है, उसमें अपना वर्ड ये वाला आलू सीधा करना ऐड कर देना है। फिर आपको नेक्स्ट आता है काफिया तंग करना। काफिया तंग करने का मतलब होता है मजबूर करना, किसी को मजबूर करेंगे हुआ काफिया तंग करना। तो इसमें आपका जुमला आएगा, इसने दूसरे शख्स के लिए काफिया तंग किया है, मतलब उसको मजबूर किया है। तो ऐसे आपको इसके यहाँ पर जुमले बनाने हैं जो भी आपके मुहावरे होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें पूछा जाता है तरकीब नहवी। तरकीब नहवी आपने यहाँ पर करना है, जुमला किसी एक जुमले का आपने तरकीब नहवी करना है। अब तरकीब नहवी करने का क्या तरीका है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। आपने यहाँ पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है इस चीज़ में कि हम क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि अभी जो सीखने का टाइम है नहीं। आपको मैं एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ, वो वाली ट्रिक यहाँ पे यूज़ करनी है आपने। आपने यहाँ पर जुमले को थोड़ा बहुत देखना है, यहाँ पर जुमले के बारे में बताना होता है, ये जुमला कौन सा है। तो यहाँ पर हमें दो तरह के जुमले होते हैं। एक होता है जुमला फेलिया, जो यहाँ पर हम इस तरीके से लिखते हैं जुमला फेलिया। दूसरा हमारा होता है जुमला इस्मिया, तो ये हमारा होता है जुमला इस्मिया। तो यहाँ पर मैं आपको सिंपली ट्रिक बताता हूँ। जहाँ पर कुछ काम किया जाए, जिसमें कुछ भी काम आए, उसको हम फेलिया बोलते हैं। जिसमें यहाँ पर काम ना हो, काम के बिना कुछ भी हो, उसको हम इस्मिया बोलते हैं। जहाँ पर काम हो उसको फेलिया बोलते हैं। अब यहाँ पर मछली पानी में तैर रही है, तैरना, तैरना हुआ काम करना, स्विमिंग, तो तैर रही है, तैर हुआ काम, काम को हम बोलते हैं फेल। काम जो होता है फेल, आपने लिखना है ऐसे ही, पहले लिखना है तैर, तैरना हुआ, यहाँ पर आ जाएगा फेल। अब कहाँ पे हो रहा है ये, पानी में, पानी में हो रहा है। जिस पर कुछ किया जाए, तो जिस पर कुछ किया जाए उसको मफूल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, मफूल। जिस पर किया जाए उसको मफूल बोलते हैं। अब कौन कर रहा है, मछली कर रही है, तो मछली को हम फाइल बोलेंगे। मछली को क्या बोलेंगे, फाइल। तो आपने ज़्यादा नहीं लिखना, 3 का लिखा, फिर आपने लिखा जुमलाए, यहाँ पर आपने फिर लिखना है जुमलाए फेलिया, क्योंकि इसमें फेल यूज होता है, तो इसमें फेलिया आ जाएगा, जुमला फेलिया, क्योंकि यहाँ पर काम हो रहा है। अब यहाँ पर क्या है, ज़मीन गोल है।
अब ज़मीन गोल है, यहाँ पर कुछ काम तो है नहीं, ज़मीन गोल है, ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा इसमिया में, ये आ जाएगा इसमिया में, क्योंकि इसमें काम नहीं है। फिर आप जब इसको ओपन करोगे वो क्या आ जाएगा, देखो ज़मीन। अब यहाँ पर हमने देखना है ये किस में कौन सी चीज़ आएगी। ज़मीन जो है वो इसम है, अर्थ जो है वो नाउन है, तो हम लिखेंगे ज़मीन को इसम। अब यहाँ पर आप बोल सकते हो मछली भी इसम है, मगर मछली यहाँ पर इसम है, मगर जब काम कुछ और चल रहा है तो ये मछली जो है इसम से अब यहाँ पर फाइल बन जाती है, क्योंकि ये काम कर रही है, तो इसलिए हम मछली को इसम नहीं बोल, यहाँ पर काम नहीं हो रहा है तो इसलिए हम ज़मीन को क्या बोलेंगे, इसम है। अब गोल, गोल होता है तारीफ, मतलब गोल है, चौड़ी है, वैसी है, ऐसी है। जब हम ऐसी चीज़ यूज़ करते हैं तो इसको हम क्या लिखते हैं, गोल को हम लिखेंगे सिफत, क्योंकि इसमें इसकी सिफत हुई, तो इसको हम लिखेंगे इसमें, ये सिफत में आ जाता है। ज़मीन जो है वो इसम में, गोल जो है वो सिफत में आ जाता है। और अगर है को भी आप ओपन करेंगे, यहाँ पर भी ये हरूफ जार में आ जाते हैं, जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है, हमने वो हरूफ के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है। तो अगर आप इनका नाम भी लिख दो, भी आपके लिए दो इनफ है, तो इसमें आप इसमिया लिखोगे। जब भी यहाँ पर जो भी काम वाली चीज़ है फेलिया, जो काम के बिना वाली चीज़ है, इसमिया लिखा तो आपके तरकीब नहवी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ तक आपके ग्रामर के 21 मार्क्स प्लस 15 आपके पहले पैराग्राफ से आपने यहीं पे सीख कर इसके जो 36 मार्क्स हैं वो कंप्लीट कर दिए हैं। 36 मार्क्स यहाँ पर इजीली कंप्लीट हो चुके हैं। आपने अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा था, यहीं से सीख के आपने 36 कंप्लीट कर दिए हैं। अब आगे हम इसको और कंप्लीट करते हैं। अब आपको आएगा थोड़ा पढ़ने का टाइम भी, आपको जो चीज़ें खुद पढ़नी भी हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। आपको आता है दर्जा झेल असनाफ में से किसी एक पर रोशनी डालिए। यहाँ पर आपके जितने भी इसनाफ दिए जाते हैं, जैसा कि ड्रामा होता है, नावल होता है, आपकी गज़ल होती है, आपका मरसिया होता है, तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं इन सब पर आपको नोट आता है। आपका कसीदा होता है, आपकी नज़म होती है, ये जितने भी टॉपिक्स हैं, आपको नज़म, ड्रामा, गज़ल, नावल, अफसाना, तो इन सब में से आपने एक करना होता है। तो इसलिए आपने क्या करना है, यहाँ पर जो दिए हैं ड्रामा, नावल, गज़ल और मरसिया, इन चारों को आप अगर आज याद कर सकते हो, ऊपर ऊपर से याद करो। इन चारों को आप याद कर लो, थोड़ा दिमाग में डाल दो, इससे ऊपर नहीं याद करना, यही चार। देखो अब क्या होगा, क्या पता नेक्स्ट जब आपका क्वेश्चन हो उसमें आपको ड्रामा हो, साथ में जो बाकी 3 दिए जाएँ वो कुछ और हों, तो वो आपने नहीं पढ़े कोई मसला नहीं है, मगर इनमें से आपको कोई ना कोई वापस एक ज़रूर आएगा। ड्रामा, नावल, अफ़साना, ये गज़ल या मरसिया इसमें से आएगा ही आएगा। इसलिए आप इन चारों को याद कर लो, इन चारों में से एक ज़रूर आएगा। तो यहाँ आपने इनसे ज़्यादा और कुछ भी याद नहीं करना है। तो याद ध्यान में रखना क्या-क्या करना है। एक तो चीज़ ये होगी। सेकंडली आपको दर्जा ज़ेल असबाक में से एक का खुलासा लिखिए। जो आपके टेक्सचुअल होते हैं ना पहले, जैसा कि आपके यहाँ पर मतलब जो भी टेक्सचुअल हैं, जैसा कि आपको दास्तान, नावल एंड अफ़साना, जो हाका या इंशिया, यहाँ पर जो चीज़ें हैं, मकाला, तो उनमें जो भी आपके चैप्टर्स हैं वो आपने उनमें से याद करने सिर्फ। जैसा कि यहाँ पर आप देख भी सकते हो, आपका शेर, चौथे दरवेश और मिजाजदार लुट गई, इबरत, आसमान, फूल और लहू, तो हाली, खुशामद, तो इकबाल और इंसानियत, बोर के मतलब बोर के लड्डू। तो ये जो भी आपके हैं इनमें से आपको आता है कि आप क्या करो, खलासा लिखो। अब खलासे के लिए भी आप काम में करो, इन्हीं 3 को याद करो, इबरत, आसमान, फूल और लहू और मिजाजदार लुट की, इनमें से एक आपको नेक्स्ट में ज़रूर आएगा। तो इन्हीं 3 को याद करो, एक न एक आपको एग्ज़ाम में ज़रूर आ जाएगा। तो खलासा आपने इनमें से लिखना होता है, आपने नज़म या बाकी चीज़ों में नहीं याद होता है। अब आपको आएगी तशरीह। तशरीह के लिए आपने क्या करना है, आपको तशरीह के लिए सिंपल ट्रिक यूज़ करनी है। आपने थोड़ा देखना है कि गज़ल के एंड कहाँ से आते हैं। आपने यहाँ पर देखना है ये जो एंड है, हरमान, कैसे-कैसे, तो ये चीज़ें किस गज़ल की हैं, मतलब इसको लिखने वाला कौन है। आपके पास जितने भी लिखने वाले हैं सबका थोड़ा एंड याद रखना है, ये किसने लिखी है। जहाँ-जहाँ से आपको ये याद होगा ये किसने लिखी है, आप सिंपली यहाँ पर इसको फिर ओपन कर पाओगे। जैसा कि यहाँ पर क्या होता है, आपको 3 अशार की तशरीह करनी होती है। टोटल आपको कितने दिए जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, जो टोटल आपको 6 दिए जाते हैं, 3 की आपने तशरीह करनी होती है। आप काम में करो, अपनी गज़ल्स में जाओ, वहाँ पर आप एंड टू एंड पॉइंट होते हैं ना, जैसे जहाँ से आपको ये पता चल सके ये कहाँ से गज़ल है, वो आपके पास जितनी भी गज़ल उनमें से हाफ़ की, सबकी नहीं, उनमें से हाफ़ की गज़ल्स की ये देख लो एंड कैसे हैं। देखो कैसे-कैसे किसकी गज़ल है। जब आपको ये पता चल जाएगा कैसे-कैसे किसकी गज़ल है, आप यहाँ पर लिखोगे ये अशआर जो है वो, मतलब आप किसी भी शायर का नाम यहाँ पर लिख सकते हो कि गालिब, एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये अशआर गालिब की यहाँ पर गज़ल से लिए गए हैं, जिसमें गालिब जो है वो फरमाते हैं या लिखते हैं। तो ऐसी इसी को थोड़ा ओपन करके लिखोगे वो भी आपके लिए इनफ है कि गम व जो गुस्सा है वो ठीक नहीं है। तो ऐसे-ऐसे कुछ भी लिखो, फिर ओपन करो, कोई मसला नहीं है। आपके हाफ़ मार्क्स वहीं पे मतलब मिल जाएँगे जब आप ये लिखोगे कि ये जो इशारे हैं वो किसने लिखे हैं, किसकी गज़ल से लिए गए। ऐसे आप इशारे के लिए यूज़ करो ट्रिक, तो आपकी तशरीह भी है कंप्लीट हो जाएगी। आपके आते हैं सवालात और जवाबात। सवालात और जवाबात, तो यहाँ से आपका काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बोला था, आपने अगर जो भी आपकी खलासे थे वो अगर आपने स्टडी किए,
आपने खलासे जैसे पढ़े, खलासे से आपको ये पता चल जाएगा ये चीज़ें क्या हैं। जब आपने खलासा पढ़ा होगा आपको ये पता चल जाएगा मलिक सादिक कौन था और शहज़ादे के साथ उसका क्या रिश्ता था। जब आपने खलास, क्योंकि आपको 2 के जवाब देने होते हैं। आप अगर ये जैसे खलासे उनके पढ़ोगे जो मैंने आपको चैप्टर दिए, तो वहाँ पर आप जाके उन चैप्टर्स को पढ़ोगे, आपको यहाँ पर इनके आंसर्स दे पाओगे। तो फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, जो आपकी यहाँ पर नज़म होती है, जो आपका यहाँ पर लास्ट में जो चीज़ें हैं, रबाई होती है, तो उनमें से, और या फिर आप लास्ट वाला भी रख सकते हो, आपका किता जो होता है। तो इनके जो भी आपके चैप्टर्स हैं, वहाँ के खलासे थोड़ा-थोड़ा देख के रखना, वहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएँगे। तो वहाँ से भी आप देख सकते हो आपको कितने सवाल देने पड़ते हैं, 2 देने पड़ते हैं टोटल। टोटल आपको 2 के ही आंसर करने हैं यहाँ पर, 2 के करने हैं आपने नसर से, 2 के करने हैं नसर से, 2 के करने शायरी से। मगर शायरी के जो आंसर हैं, वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ मतलब गज़ल से नहीं पूछे जाते, बाकी आपकी जो नात है, मरसिया है, नज़्म है, कसीदा है, वहाँ से पूछे जा सकते हैं। उनके जो भी यहाँ पर आपको चैप्टर्स है, तो वहाँ पर आपको 2 के आंसर करने हैं। तो उनके लिए आप उनकी थोड़ा-थोड़ा ऊपर से समझो। तो अगर देखो, जैसा कि मैं यहाँ पर चीज़ समझ रहा हूँ, आपके ये जो चैप्टर्स हैं, जैसा कि 5 मार्क्स के हैं, ये वाले 5 के हैं आपके नसर के। नसर के आपको ईज़िली हो जाएँगे क्योंकि नसर का ऑलरेडी आपने खलासा पढ़ना है, और इस पोर्शन को आपने क्या करना है, इस पोर्शन को अगर आप फ़िलहाल स्किप करोगे थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि इसमें आपने तो मतलब जो आपकी नात है, आपका कसीदा है, मरसिया है, नज़्म है, इन सब के आप जब क्या मतलब पढ़ोगे, जब इनके खलासा पढ़ोगे, उतना टाइम आपको है नहीं। तो पूरा पढ़ के आपको सिर्फ 5 मार्क्स मिलेंगे, बाकी चीज़ें हमने तो ऑलरेडी सीख ली हैं, फ़िलहाल कुछ तौर पे इसको बंद करके रखो। फिर आपको शायर की हालात ज़िंदगी आती है। पहले क्या हुआ करता था 10th क्लास में, आपको डिफरेंटली आता था। जो आपकी नसर होती थी, जो आपके सिंपल चैप्टर हैं, वहाँ से अलग शायर आता था। जो आपकी यहाँ पर गज़ल्स है, वहाँ से अलग शायर आता था। अब ओवरऑल आपने एक शायर के बारे में लिखना होता है। तो आपको क्या किया जाता है, यहाँ पर नोट दिया जाता है कुछ 4 अशार का, जिसमें से आपने एक के बारे में लिखना होता है। 4 में से एक के बारे में लिखना होता है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ये चारों के चारों इम्पोर्टेंट हैं, इन चारों को आप याद करो, एक ज़रूर आपको एग्ज़ाम में आ जाएगा। तो फिर आपका लास्ट पोर्शन है, ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो गया। आपको एक आती है दरख्वास्त लिखना, एक आपको आती है आर में लेटर, जिसको हम ख़त बोलते हैं, और एक मज़मून। अब हम सिंपली यहाँ पर सीखेंगे कि आज के टाइम पे जो यहाँ पर एक दरख्वास्त है, उसका क्या पैटर्न है, उसका क्या फ़ॉर्मेट है, या फिर अगर आप लेटर लिखोगे उसका क्या फ़ॉर्मेट है, तो वहाँ से आपकी 6 मार्क्स कंप्लीट हो जाएँगे। अगर आपको एग्ज़ाम में ख़त आता है, किसी के रिलेटेड ख़त आता है, आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर अपना एड्रेस लिखना है, श्रीनगर कश्मीर। यहाँ पर आपने डेट लिखनी है। अब जिसको भेज रहे हो उसका यहाँ पर लिखना है। भाई को भेज रहे हो, प्यारे भाई, प्यारी बहन, किसी को भी भेज रहे हो, तो यहाँ पर वो चीज़ लिखनी है। ऊपर मेन आपका एड्रेस, यहाँ पर डेट, यहाँ पर जिसको भेज रहे हो उसको प्यार से यहाँ पर बोला। फिर यहाँ पर जो चीज़ यहाँ पर मेंशन होगी, देखो उर्दू है, कोई भी लिख लेगा। जो चीज़ भी आपको ख़त में पूछी जा रही है वो आपने यहाँ पर लिखनी है। जब आप यहाँ पर एंड तक लिखोगे, जो चीज़ भी वहाँ पर बोली जा रही है वो लिखोगे। अगर आप उसके भाई हो तो तुम्हारा भाई, अपना नाम लिखो। आप उसकी बहन हो, तुम्हारी बहन, अपना नाम लिख लो। आप उसके दोस्त हो, तुम्हारा दोस्त, यहाँ पर नाम लिख लो। आप उसके बेटे हो, तुम्हारा बेटा, अपना नाम लिख लो। तो जो चीज़ होगी वो यहाँ पर लिखनी है। पैटर्न आपका सेम रहेगा, बॉडी ऐसे फिल करनी है, तो आपका ये ख़त जो है वो बन जाएगा। किसी के रिलेटेड भी आपको ख़त आया तो वो आपने ऐसे लिखना है। अगर आपको दरख्वास्त आई, एप्लीकेशन जिसे हम बोलते हैं, तो आपने क्या करना है, तो आपका जो भी पेज होगा इस तरीके से आपने इस पोर्शन पे आके लिखना है, भेद जनाब हेडमास्टर साहब, जो भी आपका स्कूल होगा वो लिखा। मतलब जैसा कि हम टू द हेडमास्टर लिखते हैं, वो आपको यहाँ पर लिखना है। भेद जनाब हेडमास्टर साहब, जो भी है स्कूल का नाम, वो यहाँ पर स्कूल को लिख रहे हो, किसी इंस्टीट्यूट को लिख रहे हो, किसी ऑफिसर को लिख रहे हो, जिसको भी लिख रहे हो वो यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे जनाब आला लिखा, और जो भी चीज़ है वहाँ पर पूछी गई है वो आपने यहाँ पर लिखनी है। जो भी मतलब इसका बेसिक जो चीज़ वहाँ पर पूछी गई है कि आपने खत दरख्वास्त में ये लिखना है। फिर अपना न्याज़मंद, जो भी आपका नाम है वो लिखा, ख़त्म। तो ऐसे आपका दरख्वास्त का पैटर्न है, और वो था आपका ख़त का पैटर्न। यहाँ से आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। सिर्फ पैटर्न सीख लो, बाकी अपना खुद डाल दो अंदर। अब आता है आपका मज़मून। आपको एक मज़मून लिखना होता है। देखो यहाँ पर मज़मून अब कुछ ईयर से यहाँ पर डिफरेंट भी आते हैं। आपको कुछ भी मज़मून पूछे जा सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा प्रीवियस ईयर के मज़मून पढ़ो, तो आपको कुछ भी मज़मून पूछे जा सकते हैं। आपने क्या करना है, आपके जहन में जो चीज़ें हैं वो लिखनी है। आपको एग्ज़ाम में जो चीज़ भी है, जिस पर भी मज़मून है, अपने जहन में बना के लिखना है। इल्म के फ़ायदे, साइंस के फ़ायदे, मोबाइल फ़ोन के फ़ायदे, खेलों की अहमियत, तो यहाँ पर कुछ भी चीज़ है खुद से लिखना है। तो यहाँ पर मैं आपको लिमिटेड कोई मतलब ऐसे मतलब इस तरीके से नहीं दूंगा। तो आपको सिंपल ये चीज़ बोल सकता हूँ, जैसा कि आपको साइंस के बारे में कोई भी आ सकता है, उसके बारे में थोड़ा आप याद करके जा सकते हो। साइंस के रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको आ सकती है, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड आपको आ सकती है, खेलों की अहमियत आ सकती है।
तो ऐसे या मोबाइल के फ़ायदे जैसा ये ऐसी चीज़ें आ सकती हैं। तो इसको आप अपने ज़हन में कुछ 2-3 बार लिखो। अगर आप इन मज़मून को भी 2-3 बार खुद लिखोगे, ट्राई करोगे, तो वहाँ पर अगर कोई भी आपको आएगा, आप ईज़िली उसको भी लिख पाओगे, क्योंकि खुद अपनी जो आपके ज़हन में जो चीज़ें आएँगी, आपकी सराउंडिंग में जो चीज़ें होंगी, वही आपने लिखना है। यहाँ से आपके 8 मार्क्स कंप्लीट हो जाएँगे। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से पेपर आएगा और ऐसे आपने इस पेपर को करना है। तो अब मुझे लगता है कि आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ईज़िली अच्छे मार्क्स लेकर पास हो जाओगे, क्योंकि अब आपका रिवाइज़ जो है वो कंप्लीट हो चुका है।